होता है 110% विक्ट्री। तो यहां उपराष्ट्रपति के लिए किसकी विक्ट्री होगी? बी सुदर्शन रेड्डी वर्सेस सीपी राधाकृष्णन। कौन होगा देश का नया उपराष्ट्रपति? यहां हमारे साथ पल पल की जानकारी हमारे संवाददाता तक पहुंचा रहे निशांत राय और अमरेंद्र गुप्ता हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अमरेंद्र का रुख करेंगे। अमरेंद्र, यहां मैं आपसे जानना चाहूंगी कि बीजेपी सांसद आपके साथ है सुजीत कुमार, इस समय क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? क्या जीत का आंकड़ा वो बता रहे हैं? साथ ही साथ वो अभी वोट देकर आए हैं। बिल्कुल भावना, जिस तरह से एनडीए लगातार बहुमत के आंकड़े में आगे है और एनडीए के सांसद जो है अपना वोट का अधिकार देकर आए हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सांसद सुजीत कुमार हैं, सीधे उनसे समझते हैं। सर, आपने वोट का अपना अधिकार पूरा किया, लेकिन जो आंकड़ों में है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन काफ़ी आगे है, 422 के आसपास उनके पास आंकड़ा है और इंडी का जो है बहुमत का आंकड़े से भी 72 कम है और उसमें भी क्रॉस। कैसे देख रहे हैं सर? जी देखिए, हमारे पास 425 हैं आंकड़े और जो इंडी अलायंस है 311 है, लेकिन मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि 311 वोट नहीं मिलेंगे इंडी अलायंस को। बहुत सारे जो इंडी अलायंस के मेंबर्स हैं वो अपना जो विवेक की वोटिंग करेंगे और कॉन्सेंस वोटिंग करते हुए जो एनडीए के जो कैंडिडेट हैं सीसीपी राधाकृष्णन जी को वोट करेंगे। अच्छा सर, जिस तरह से अभी आपने नंबर गेम की बात की, ऐसे में एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है रीजनल पार्टी, जिसमें आप बात करें बीजू जनता दल नवीन बाबू की पार्टी है, इसके अलावा बीआरएस की बात कर लीजिए या आप बात करिए अकाली दल की, ये एब्स्टेंट है सर। आप उड़ीसा से आते हैं, नवीन बाबू की पार्टी भी ये डिसाइड नहीं कर पाई कि 7 उनके सदस्य हैं, लेकिन आखिर वजह क्या है? क्या वो इंडी के साथ रहना नहीं चाहते या एनडीए के पक्ष में वोट नहीं देना चाहिए? वजह क्या है सर? देखिए, वजह तो वही बता पाएंगे, अब किस वजह से वो एब्सटेंट किए हैं ये नहीं बता पाऊंगा मैं, लेकिन मैं यही बोलूँगा कि एक इनडायरेक्ट सपोर्ट है हमको। इनडायरेक्ट सपोर्ट बीजेडी का और बीआरएस का, दोनों का जो एब्सटेंट करना, ये एक हमारे एनडीए के लिए एक इनडायरेक्ट सपोर्ट है। और इनडायरेक्ट सपोर्ट की बात करें तो आप आंध्र प्रदेश में नायडू जी के साथ भारतीय जनता पार्टी जनसेना की सरकार है, वहां पे जगन मोहन रेड्डी की पार्टी वाईआरसीपी के 11 सदस्य हैं जो सीधे तौर पे आपको सपोर्ट कर रहे हैं। जी देखिए, मैं यही मानूंगा कि जो उन्होंने दोनों कैंडिडेट्स जो हैं उनमें से बेहतर कौन है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ जस्टिस रेड्डी के उनके व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन सीपी राधाकृष्णन का जो उनका जो 50 साल का जो पब्लिक लाइफ में जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, उसको देख के शायद वाईएसआर ने ये निर्णय लिया होगा कि उनको सपोर्ट करें। देखिए, वैसे तो जस्टिस रेड्डी मतलब तेलंगाना से आते हैं, मतलब अगर ऐसे देखा जाए, एक रीजनल फीलिंग देखा जाए तो वो मतलब उनको करना चाहिए था वोट, लेकिन वो डिस्पाइट दैट सीपी राधाकृष्णन जी को वोट करें, ये उनके हम बहुत धन्यवाद देंगे वाईएसआरसीपी के सदस्यों को, उनके लीडर जगन गारू जी को, कि उन्होंने सही निर्णय लिया है। सर, जगन गारू की बात करें और जैसा आपने बताया कि वो तेलंगाना से आते हैं रेड्डी, और वहाँ बीआरएस बड़ी पार्टी थी और बीआरएस ही एब्सेंट है सर। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए यही है ना कि मतलब एक इनडायरेक्ट सपोर्ट ही है एनडीए को। एब्सेंट करना मतलब एनडीए के पास तो नंबर है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो लेकिन उनका एब्सेंट करना एक पॉलिटिकल मैसेज है कि सीपी राधाकृष्णन जी की जो उनकी जो कैंडिडेचर है ये हम सपोर्ट करते हैं। अच्छा सर, एक और सवाल, 2022 का अगर हम उपराष्ट्रपति चुनाव का देखें तो 2022 में जब जगदीप धनखड़ मैदान में थे, उस वक्त भी विपक्षी ने इंडी गठबंधन ने अपना कैंडिडेट उतारा था और उस वक्त जब रिजल्ट आया तो 75%। इस बार कितना एक्सपेक्ट करेंगे, क्योंकि आंकड़ा तो बहुत ज्यादा आपके पास? देखिए, मैं तो यही मान के चल रहा हूँ कि 450 जी अमरेंद्र, कहीं ना कहीं सुनिश्चित नजर आ रहा है एनडीए इस समय अपनी जीत के लिए और बहुमत का आंकड़ा भी कुछ यही कह रहा है। निशांत भी हमारे साथ जुड़े हुए। निशांत, हम यहाँ पे सुजीत कुमार को सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि अगर बीआरएस और बीजेडी साथ नहीं दे रही तो इसका मतलब इनडायरेक्टली यही समझा जाए कि वो एनडीए के समर्थन में है। हालांकि ना साथ देना भी कहीं ना कहीं समर्थन यहां नजर आ रहा है। देखिए, बिल्कुल, और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की एक पंक्ति है कि निर्णय न लेना भी सबसे बड़ा निर्णय होता है। कुछ इसी तरीके से वोट नहीं करना भी ये दर्शाता है कि किस तरीके से वीआरएस हो, चाहे एसएडी हो, चाहे बीजेडी हो, कि ये क्या, इनका क्या निर्णय है, और जो कि बीजेपी के सांसद जो हैं वो कहते हुए भी नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर समझा जा सकता है कि इंडी ब्लॉक को, मैंने पहले भी कहा था कि होमवर्क करना चाहिए था। जब आपको पता है कि नंबर कम है तो आपकी कोशिश यही होनी चाहिए थी कि जो भी संगठन जो है वो एनडीए के साथ नहीं है उसको आप अपने साथ लाने का
पूरा प्रयास करते और चुनाव में नेक टू नेक फाइट के लिए पूरी कोशिशें करते। हालांकि नंबर इंडी गठबंधन के बिल्कुल खिलाफ है। केवल बीजेपी के ही अगर नंबर जोड़ दिए जाएं तो इंडी गठबंधन से बीजेपी आगे बढ़ जाती है, एनडीए की तो बात ही अलग है। लेकिन जब आपको लड़ाई लड़नी होती है और एक ऐसी लड़ाई जहां पर आपको पता है कि नंबर्स में आप काफी पीछे हैं, तो वहां पर आपकी तैयारी महत्वपूर्ण होती है और तैयारी आपने जिस लेवल पर जाकर करनी चाहिए थी वहां पर आपने नहीं की। इसके अलावा बात की जाए तो पूरी तरीके से आज का जो ये चुनाव है, ये एक तरीके से जो केंद्र में दो महत्वपूर्ण गठबंधन है, चाहे एनडीए की बात की जाए चाहे इंडी ब्लॉक की बात की जाए, दोनों के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि कौन गठबंधन कितनी मजबूती के साथ खड़ा है और जो एकजुटता की बात कही जाती है, चाहे इंडी ब्लॉक की बात की जाए चाहे एनडीए की बात की जाए, वो कितनी मजबूत है और चुनाव के नतीजे उस एकजुटता पर मुहर लगाएंगे कि किसका गठबंधन कितना मजबूत है। लेकिन एक बात तय है कि लगातार वोटिंग जारी है, दोनों पक्षों के अपने अपने दावे हैं, दोनों जीत की बात कर रहे हैं, लेकिन आंकड़े चूंकि शुरुआत से एनडीए के पक्ष में रहे हैं, तो ऐसे में एनडीए के जो उम्मीदवार हैं और उनके जो वोट करने वाले लोग हैं पूरी तरीके से आश्वस्त नजर आ रहे हैं। जी, राजेश भी हमारे साथ जुड़ गए। राजेश, यहाँ अगर नंबर गेम को छोड़ दिया जाए, क्योंकि नंबर गेम में इंडी गठबंधन जो है वो कमजोर है, बहुमत अगर है तो एनडीए के पास है। अब ये देखना होगा कि मार्जिन कितना बड़ा रहता है, क्योंकि ये भी एक बड़ा प्रतिष्ठा का सवाल हो जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं आप माने जो दो प्रतिद्वंद्वी यहाँ खड़े हुए हैं, यहाँ टक्कर विचारधारा की भी है। देखिए, निश्चित तौर पर डेमोक्रेसी में कहा भी जाता है भावना कि लड़ाई हमेशा विचारधारा की होती है। रामगोपाल यादव ने यही बात कही कि उत्तर और दक्षिण की लड़ाई नहीं समझी जानी चाहिए, यह सिर्फ और सिर्फ विचारधारा की लड़ाई है और देश में उपराष्ट्रपति पद के लिए जो उम्मीदवारी का सवाल है उसकी लड़ाई है। और डेमोक्रेसी में सत्ता और विपक्ष दोनों की अपनी समान अहमियत होती है और वाकई ये कहा भी जाता रहा है कि सत्ता अगर शरीर है तो विपक्ष सदन की आत्मा होती है। लिहाजा इस आत्मा को सहेजना विपक्ष के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण तो जरूर है, लेकिन विपक्ष जो है एक मजबूत लड़ाई पेश करने की बात कहकर अपनी जिम्मेदारियों को निभाने की बात कर रहा है कि हमने एक उम्मीदवार जो है विपक्ष का साझा उम्मीदवार प्रस्तुत कर एनडीए के सामने एक मजबूत चुनौती पेश की है। लेकिन जो आंकड़े गवाही देते हैं भावना, उसके मुताबिक अगर देखें तो आंकड़ों के लिहाज से एनडीए का पलड़ा साफ तौर पर भारी दिखाई पड़ता है। और जो सुबह से मैं देख पा रहा हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम जो पार्टी के कार्यकर्ता, जो पार्टी के सांसद और पार्टी के जो राजनेता हैं, वो यहाँ पर वोटिंग करने के लिए बड़ी तादाद आ रहे हैं। कुछ ही क्षणों में गृह मंत्री अमित शाह जो है वो पहुंचने वाले हैं, पहुंच चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह को हम देख पा रहे हैं विजुअल में कि गृह मंत्री अमित शाह भी मताधिकार के प्रयोग के लिए दाखिल हो चुके हैं और वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर बाहर निकलेंगे। तमाम जो बड़े नेता हैं वो मताधिकार कर रहे हैं और एक हम कह सकते हैं कि ये लोकतंत्र जमहूरियत का एक जश्न होता है भावना, जिसमें अपने अपने बारी की प्रतीक्षा लोग करते हैं और अपने जमहूरियत के जश्न में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर भी लगाते हैं। बिल्कुल, ये तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं कि इस समय लोकतंत्र की खूबसूरती इसी लिहाज से देखी जा सकती है कि किसका आंकड़ा पलड़ा भारी जरूर हो, लेकिन ये लोकतंत्र के संवैधानिक पद की टक्कर की लड़ाई है, जिसमें सभी अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। देश के 17वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए संसद भवन में इस समय मतदान की प्रक्रिया चल रही है। सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मताधिकार का प्रयोग करके सबसे पहला वोट डाला था। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक ये वोटिंग चलनी है। राजेश, आप हमें बता रहे थे कि ये विचारधारा की लड़ाई है और जिस तरीके से दोनों सुदर्शन रेड्डी हों या फिर राधा कृष्णन हों, अपनी अपनी विचारधारा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और कुछ ही देर में हम देख रहे हैं कि और भी सांसद यहाँ कतारबद्ध तरीके से अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। शाम के 6 बजे जब गिनती शुरू होगी तो कब तक अंदाजा लगाया जा रहा है कि रिजल्ट घोषित कर दिए जाएंगे? बिल्कुल भावना, 5 बजे तक मताधिकार का प्रयोग जो है सांसद कर पाएंगे और 6 बजे से मतगणना का काम
शुरू होगा। ये उम्मीद की जा रही है कि रात 8 बजे से पहले मतगणना का काम जो है पूरा करा लिया जाएगा। आप विजुअल्स में देख सकते हैं राजेश, कि यहाँ हम गृहमंत्री तस्वीरों अमित के शाह जो जरिए है, देख पा रहे अपने हैं, मताधिकार ये का ताजा प्रयोग कर- तस्वीरें सामने हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ संसद परिसर में पहुंच चुके हैं और उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। यहाँ अलग अलग सांसद इस समय कतारबद्ध तरीके से मतपेटी में अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी संसद परिसर पहुंच चुके हैं। गुजरात के गांधीनगर से सांसद और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहला वोट डाला और ये तमाम तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही हैं हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती, जहां इस समय उपराष्ट्रपति पद के चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। सभी सांसद, लोकसभा और राज्यसभा के सांसद अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। शाम 5 बजे तक ये वोटिंग होनी है और 6 बजे इन मतों की गिनती की जाएगी और कुछ ही देर में जनता के सामने ये पेश कर दिया जाएगा कि देश का अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा। साथ ही साथ ये उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति का भी कार्यभार है, जो या तो सीपी राधाकृष्णन या फिर सुदर्शन रेड्डी। किसके हाथ जीत लगेगी ये शाम 6 बजे के बाद तय होगा। लेकिन हमारे साथ हमारे संवाददाता पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं, जिसमें निशांत, अमरेंद्र, राजेश लगातार हम तक एक पहुंचा रहे हैं कि कौन कौन से सांसदों ने अब तक वोट डाल दिया, अपने मताधिकार का प्रयोग कर दिया और कौन कौन से दल क्या क्या अपनी प्रतिक्रिया यहां देते हुए नजर आ रहे हैं। अगर नंबर गेम की बात की जाए राजेश, तो नंबर गेम साफ तौर पर नजर आ रहा है कि किसके पलड़े में भारी नजर आ रहा है। लेकिन जिस तरीके से आपने बताया कि एक संवैधानिक पद की लड़ाई तो है ही, राजनीतिक तौर पर यह बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई भी मानी जा रही है। निशांत, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी निशांत, अगर देखा जाए तो ये एक संवैधानिक पद का चुनाव तो है ही है, उपराष्ट्रपति पद का चुनाव है, लेकिन राजनीतिक लिहाज से भी ये महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये देखना होगा कि किसकी एकजुटता यहाँ मजबूत होती हुई दिख रही है। क्योंकि फिर जब ये चुनाव होंगे, जिसकी जीत जिसकी हार होगी, उसके बाद कहीं जीत का जश्न बनेगा तो कहीं हार का मंथन होगा। देखिए, इस चुनाव को लेकर ये कहा जा सकता है कि अगर जीत हार जो लगभग तय है, आंकड़ों का जो खेल है उसके हिसाब से देखा जाए, अगर इंडी ब्लॉक जितने उसके सांसद हैं उतने मत हासिल करने में कामयाब होता है तो एक तरीके से इंडी ब्लॉक, जबकि कई नेता अभी से बयान दे दिया है उन्होंने कि हमारी मौलिक जीत होगी, तो इंडी ब्लॉक को भी एक संतोष करने वाली बात मिलेगी कि भाई हम एकजुट हैं। उसी तरीके से एनडीए की अगर बात की जाए और एनडीए की जितने वोट हैं एनडीए को मिल जाते हैं, चूंकि आंकड़ों के खेल में फिलहाल एनडीए आगे है तो इसकी जीत सुनिश्चित है, तो एनडीए के लिए भी राहत की बात होगी। दिक्कत तब आएगी जब इंडी ब्लॉक के जितने वोट हैं उसमें कमी हो जाए या एनडीए के साथ कुछ ऐसा हो जाए, तब बिल्कुल दोनों ही पक्षों को आत्मचिंतन की आवश्यकता हो जाएगी और भविष्य की तैयारियों को लेकर एक बार फिर रणनीति बनानी पड़ेगी। तो पूरी तरीके से ये चुनाव एक तरीके से रणनीतिक संदेश देगा, चाहे इंडी ब्लॉक की बात की जाए चाहे एनडीए गठबंधन की बात की जाए। और ये कहा जा सकता है कि अभी फिलहाल स्थिति जो है वो साफ तौर पर नजर आने लगी है कि क्या स्थिति रहने वाली है। और खुद गृह मंत्री अमित शाह जैसा कि पहुंचे हैं, पहले प्रधानमंत्री सुबह उन्होंने अपना मताधिकार का प्रयोग किया, तो एनडीए की तरफ से जो शीर्ष नेतृत्व है वो लगातार वहां पर अपने सांसदों को वहां तक पहुंचाना, उनको साथ बनाए रखना है और एक तरीके से संदेश दिया जा रहा है कि प्रधानमंत्री के 2 घंटे के बाद जब गृह मंत्री वोट कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी को लेकर जो संशय था, राहुल गांधी ने जब मताधिकार का प्रयोग किया तो ये कहा जा सकता है कि इंडी ब्लॉक भी इस चुनाव को पूरी संघर्ष के साथ लड़ने की जो इच्छुक था और लड़ भी रहा है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि इंडी ब्लॉक के होमवर्क में जरूर कमी रह गई है, क्योंकि 3 राजनीतिक दल जो एनडीए के साथ नहीं खड़े हैं उनको इंडी ब्लॉक अपने साथ ला सकता था, उसके पास पूरा मौका था और एक मजबूत संदेश दे सकता था, लेकिन इंडी ब्लॉक यहाँ फेल हुआ है और दूसरी तरफ एनडीए मजबूती के साथ इस चुनाव को लड़ रहा है।
मजबूत और कमजोर कड़ी कौन है ये शाम 6 बजे के बाद पता चल जाएगा। लेकिन अमरेंद्र, आप भी हमारे साथ यहाँ मौजूद है। अगर हमारे दर्शकों तक आप पहुंचाना चाहें कि उपराष्ट्रपति का जो पद होता है वो संवैधानिक तौर पर बेहद ही महत्वपूर्ण है, देश का ये महत्वपूर्ण पद है। लेकिन अमरेंद्र, आपसे एक और जानकारी हम यहाँ लेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपसे जानेंगे कि उपराष्ट्रपति पद का जो चुनाव हो रहा है उसमें उपराष्ट्रपति के क्या अधिकार देश के लिए हैं। ये सब इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप तीनों संवाददाता हमारे साथ बने रहें। शॉपिंग करने का रीजन होता है फेस्टिवल सीजन। टीवी, एसी, वॉशिंग मशीन पर जीएसटी के पहले के दौर में टैक्स था 31.3%, जो अब घटकर हो गया है 18%। कम टैक्स, ज्यादा बचत का उपहार, खुशियों वाले त्योहार। नेक्स्ट जेन जीएसटी। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हमारे साथ तीनों संवाददाता जुड़े हुए हैं, अमरेंद्र, निशांत और राजेश, जो हम तक तमाम जानकारियां पहुंचा रहे हैं कि उपराष्ट्रपति पद के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सुबह 10 बजे से मतों का प्रयोग यहां किया जा रहा है लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों द्वारा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री, केंद्रीय रक्षा मंत्री और तमाम गणमान्य व्यक्तियों ने यहां अपने मत का प्रयोग कर दिया है। साथ ही साथ अनेक राजनीतिक दल के सांसद भी यहां पहुंचकर अपने मतों का प्रयोग करें। अमरेंद्र, यहां ब्रेक से जाने से पहले हम जानना चाह रहे थे कि हमारे दर्शकों तक पहुंचाना चाहें कि उपराष्ट्रपति पद बेहद ही महत्वपूर्ण पद होता है देश के लिए। राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति आते हैं, ऐसे में उपराष्ट्रपति के क्या अधिकार देश के लिए हैं? निश्चित तौर पे भावना, जैसा आपने कहा कि उपराष्ट्रपति पद जो है बहुत ही महत्वपूर्ण और एक संवैधानिक पद है। वो न सिर्फ भारत के उपराष्ट्रपति के तौर पे काम करते हैं, बल्कि संसद के उच्च सदन यानी कि राज्यसभा की कार्रवाई को भी करते हैं और राष्ट्रपति जी की अनुपस्थिति में वो राष्ट्रपति के तौर पर भी काम करते हैं। तो लिहाजा खासा अहम। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सांसद सुजीत कुमार हैं। इस प्रक्रिया के बारे में वो भी डिटेल से बताएंगे। सर, कितना महत्वपूर्ण पद और किस तरह के दायित्व और जिम्मेदारियाँ? देखिए, उपराष्ट्रपति जी देश के जो द्वितीय बड़ी संवैधानिक पद है और जो हमारी संविधान का जो आर्टिकल 63 से 71, ये जो वाइस प्रेसिडेंट के क्या क्या उनके ड्यूटीज़ हैं, क्या क्या उनके रोल्स हैं और उनके ऑथोरिटी क्या, ये डिफाइन करता है। सबसे पहला, देश के उपराष्ट्रपति होने के नाते उनका एक कॉन्स्टिट्यूशनल एंड सेरेमोनियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो देश को जब विदेश से कोई आते हैं हेड ऑफ स्टेट्स, तो उनको रिसीव करना, या फिर जब देश को रिप्रेजेंट करने के लिए बाहर जाते हैं, तो ये इनका कॉन्स्टिट्यूशनल सेरेमोनियल जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटी कहा जी। जाता तो है। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए जो मतों का प्रयोग इस समय किया जा रहा है, उपराष्ट्रपति का जो पद है एक संवैधानिक पद है और कई दायित्व और जिम्मेदारी उपराष्ट्रपति के ऊपर होती हैं। अमरेंद्र, यहाँ हम आपके पास फिर लौटेंगे, लेकिन हमारे साथ राजेश और निशांत भी जुड़े हुए हैं। निशांत, यहाँ हमने देखा कि दायित्व और जिम्मेदारियां उपराष्ट्रपति के ऊपर ज्यादा हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं राज्यसभा के सभापति के तौर पर भी उपराष्ट्रपति का कार्यभार संभालने का दायित्व होता है। और हमने पिछले कुछ समय से देखा है कि जिस तरीके से विपक्ष लगातार व्यवधान उत्पन्न करता हुआ आ रहा है, राज्यसभा के सभापति की जिम्मेदारी भी यहां बढ़ जाती है। देखिए, बिल्कुल राज्यसभा के सभापति की जिम्मेदारी होती है सत्ता पक्ष और विपक्ष को साथ लेकर चलना और राज्यसभा की कार्रवाई जो है वो बेहतर ढंग से चल सके, उसके लिए नियमानुसार कार्रवाई करना। और पिछले अगर हम बात करें उपराष्ट्रपति की, तो चाहे वेंकैया नायडू का हमने कार्यकाल देखा, बहुत ही बेहतरीन कार्यकाल था। जगदीप धनखड़ का भी कार्यकाल अच्छा रहा है। और अब चूंकि सीपी राधाकृष्णन को जो कि आंकड़ों का खेल कहता है, ये जिम्मेदारी मिल सकती है। हालांकि सुदर्शन रेड्डी भी इसके उम्मीदवार हैं इंडी ब्लॉक के, तो अभी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन जिसको भी ये जिम्मेदारी मिलेगी, बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी होती है कि राज्यसभा की कार्रवाई महत्वपूर्ण ढंग से चल सके। और अब इसी पिछले सेशन की बात करें, अगर हम मानसून सेशन की, जिस तरीके से विपक्ष ने चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो हंगामा किया और जो कार्रवाई के घंटों में कमी आई वो पूरे देश ने देखी। सत्ता पक्ष ने लगातार चर्चा की बात की, लेकिन पहले अगर बात की जाए तो विपक्ष ने हंगामा किया ऑपरेशन सिंदूर को
को लेकर जब उस पर चर्चा हो गई तो विपक्ष SIR को लेकर आ गया, चूंकि चुनाव आयोग का यह मामला था और सरकार लगातार इस पर अपनी बात स्पष्ट कर रही थी। चूंकि चुनाव आयोग और कोर्ट में मामला चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी विपक्ष ने सदन को नहीं चलने दिया और लगातार सदन में हंगामा करते रहा। और इससे पहले भी हमने देखा है कि हर सेशन से पहले कोई ना कोई एक ऐसा मुद्दा आता है जिसके बाद विपक्ष हंगामा करता है। तो ऐसे में जो भी उपराष्ट्रपति होगा उसके लिए सबसे बड़ा जो चुनौती रहेगी सदन को ठीक तरीके से संचालित करने की रहेगी और विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों को साथ लेकर जो सदन की कार्रवाई है उसको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी होगी। जो तमाम महत्वपूर्ण बिल आते हैं उनको किस तरीके से सदन में प्रस्तुत हो और वो किस तरीके से आगे बढ़े, इन सब की चिंता करना उनके लिए एक चुनौती होगी। और चाहे सुदर्शन रेड्डी की बात की जाए, चाहे CP राधाकृष्णन की बात की जाए, दोनों ही उम्मीदवार बेहद पढ़े लिखे हैं, बेहद सुलझे हुए हैं। और ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि जब उपराष्ट्रपति पद की जिम्मेदारी मिलेगी तो ये किस तरीके से सदन को चलाते हैं। बिल्कुल निशान, देखना होगा कि कौन जीतता है या फिर कौन हारता है, ये तय होगा शाम 6 बजे के बाद। फिलहाल राजेश, निशांत और अमरेंद्र, तमाम जानकारियों के साथ आपका धन्यवाद। आगे भी आपसे पल पल की अपडेट लेते रहेंगे। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए DD न्यूज के साथ। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। हर पल बदल रही है दुनिया, इसलिए हर खबर रखती है मायने। यूरोप से लेकर अफ्रीका, अमेरिका से लेकर एशिया, दुनिया के हर कोने से बड़ी खबरें, हर मुद्दे की गहराई से पड़ताल, लेटेस्ट अपडेट और सटीक विश्लेषण। देखिए अंतर्राष्ट्रीय खबरों का भरोसेमंद कार्यक्रम खबर दुनिया की, सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे DD न्यूज पर। वक्त बदला है, तेवर नहीं, दो टूक कहने का है अंदाज वही। न फेक एजेंडा की बिसात, न झूठ का जाल, सिर्फ तथ्य, तर्क और तीखे सवाल। देखिए मेरे साथ दो टूक, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे सिर्फ DD न्यूज पर।